गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ड्रग एब्जॉर्प्शन की फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन वो भी कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने बायोअवेलेबिलिटी देखी। अब जो सेकंड टॉपिक है ना वो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स का टॉपिक है। अब जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसमें अगर हम लोग बात करते हैं ना ड्रग एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ड्रग जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन साइट से, मतलब जहाँ से हम लोगों ने एडमिनिस्टर किए ना वहाँ से लेके ड्रग कहाँ जाए, ब्लड तक जाए, तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, ड्रग जो कि ब्लड से टिश्यूज़ की तरफ जाए, मतलब ड्रग कहाँ से जाए, ब्लड से साइट ऑफ एक्शन की तरफ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको सिंपली समझनी है तो मैं आपको समझाती हूँ कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। ये है ब्लड, सही है। अब ब्लड में है प्लाज्मा। अब कैपिलरी से क्या होगा, ये जो ड्रग है ना वो ब्लड से बाहर आएगी, इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है ना, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहाँ पे आएगी, और ये है हमारे सेल्स, सही। और यहाँ पे क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जब ड्रग ब्लड से इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड पे आए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ये क्या करेगी, सेल के अंदर जाएगी, इसको भी हम लोग बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो ड्रग की होती है ना वो 3 कंपार्टमेंट्स में होगी। एक तो प्लाज्मा में हुई, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हुई, हम लोग आगे जाके इसको देखते हैं। अब क्या है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच ड्रग रिवर्सिबली लीव द ब्लड स्ट्रीम को लीव किया, एंटर द इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम किसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, एंड द टिश्यू, मतलब फिर क्या करेगी, वो टिश्यूज़ में जाएगी। इंटरस्टिशियल में गई, उसके बाद सेल की तरफ जाएगी, टिश्यूज़ में जाएगी, और सेल इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी जाएगी। मतलब जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, सेल के अंदर जाएगी, तो क्या होगा, एक थर्ड कंपार्टमेंट स्टार्ट होगा जिसे हम लोग बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, टिश्यूज़ में जाएगी। फॉर ड्रग एडमिनिस्टर्ड आईवी, अगर आपने आईवी ड्रग एडमिनिस्टर की तो उसकी पता है हमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, सही है। उसकी क्या होगी, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मतलब उसमें जो फर्स्ट प्रोसेस है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हमने ड्रग दिए तो ड्रग का एब्जॉर्ब होना ही नहीं है। अगर हम लोग जीआई से देते, मतलब ओरली देते, तो वो ड्रग एब्जॉर्ब होकर ब्लड की तरफ जाती, लेकिन अभी हम लोगों ने डायरेक्ट किस में दिया है, ब्लड में दिया है। तो ये है ना डिस्ट्रीब्यूट होगी कहाँ पे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो इसका जो इनिशियल फेज होगा ना वो कौन सा होगा, फ्रॉम इमीडिएट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द रैपिड फॉल इन कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट द इनिशियल फेज। इसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसमें क्या होगा, ड्रग है ना वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना उसकी तरफ जाएगी। अब क्या है, रैपिडली लीव द सर्कुलेशन, जैसे आपने डायरेक्टली ब्लड में दिया वो ब्लड सर्कुलेशन को लीव करेगी एंड एंटर्स द टिश्यू की तरफ जाएगी। कैसे जाएगी, मैंने आपको बताया कि ब्लड से इंटरस्टिशियम में जाएगी, फिर वो सेल्स की तरफ जाएगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम अ प्लाज्मा, मतलब ब्लड क्या है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा, तो प्लाज्मा से टू द इंटरस्टिशियम, मतलब कहाँ पे, इंटरस्टिशियम, मतलब वो बॉडी टिश्यूज़ की तरफ, डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट पे। कार्डियक आउटपुट पे मतलब जैसे हमें पता है ड्रग ब्लड में गई, ब्लड से जाएगी कहाँ पे, डायरेक्ट वो हार्ट में जाएगी, हार्ट से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन पे, मतलब पूरी जो हमारी बॉडी है ना वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड किस पे करती है कि कार्डियक आउटपुट कितना है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई। और ब्लड फ्लो, मतलब लोकल जो ब्लड फ्लो है ना वो कहाँ पे, जिस ऑर्गन पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा ड्रग की एक्सेस उस ऑर्गन पे ज़्यादा होगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कैपिलरी परमिएबिलिटी पे भी। तो हम लोग एक एक करके ये हर फैक्टर को हम लोग देखेंगे। तो किस पे डिपेंड करता है कि ड्रग जो प्लाज्मा से इंटरस्टिशियम में जाएगी, एक तो कार्डियक आउटपुट पे, लोकल ब्लड फ्लो पे, उस ऑर्गन या टिश्यू पे कितना ब्लड फ्लो है, कैपिलरी परमिएबिलिटी पे कि कितनी परमिएबल है टू दैट ऑर्गन, दैट टिश्यू वॉल्यूम, उस टिश्यू का वॉल्यूम कितना है, मतलब उस पर वो जो वाटर, टोटल बॉडी वाटर कितना है, द डिग्री ऑफ बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू द प्लाज्मा, कितनी ड्रग प्लाज्मा में बाइंड है और कितनी ड्रग है ना टिश्यू प्रोटीन्स के साथ बाइंड है, एंड द रिलेटिव लाइपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग, मतलब कितनी लाइपोफिल ड्रग है। तो हम लोग ये एक एक फैक्टर अलग अलग से देखते हैं। अगर हम लोग ब्लड
फ़्लो की बात करते हैं। अब ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा, हमें पता है उतनी ज़्यादा जो ड्रग है ना उस टिश्यू पे जाएगी। लेकिन सिर्फ ब्लड फ्लो पे डिपेंड नहीं करता, कैपिलरी परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि जो ड्रग है ना वो अंदर कितनी जाएगी टिश्यूज़ में। तो ब्लड फ्लो को देखते हैं, द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू कैपिलरी वेरीज वाइडली, मतलब हर ऑर्गन पे इक्वली ब्लड फ्लो नहीं होता, ब्लड फ्लो वेरी करता है। ब्लड फ्लो टू द वेजल रिच ऑर्गन, मतलब वेजल रिच जिसमें ब्लड वेजल्स ज़्यादा हैं वो वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, जैसे ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गई, इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ स्केलेटन मसल, मतलब स्केलेटन मसल से ज़्यादा कहाँ पे होगा ब्लड फ्लो, टू द ब्रेन, लिवर एंड किडनी, यहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। एडिपोज टिश्यू, स्किन एंड विजरा हैव, मतलब स्केलेटन पे कम होगा, लेकिन जो मतलब एडिपोज टिश्यूज़ हैं, मतलब जो फेट स्टोर करते हैं टिश्यूज़, हमारी स्किन पे जो फेट डिपॉजिट होता है ना वो कहाँ पे होता है, एडिपोज टिश्यूज़ पे। तो उन टिश्यूज़ पे हमारी स्किन और विजरा की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है ना वो बहुत ही कम ब्लड फ्लो होता है। वेरिएशन इन ब्लड फ्लो पार्टली एक्सप्लेन द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ हिप्नोसिस। अब ये जो ब्लड फ्लो जो है ना वो डिफरेंट ऑर्गन्स पे डिफरेंट मतलब कि अमाउंट में ब्लड फ्लो होता है। तो ये एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं हिप्नोसिस। हमें पता है जब भी हम लोग सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स देते हैं ना तो वो क्या करती है, ब्रेन को क्रॉस करती है, ब्रेन को क्रॉस करके एक सेडेटिव और कामिंग इफेक्ट दिखाती है। अगर हिप्नोसिस की बात करें तो वो क्या करेगी, सेडेटिव करेगी और क्या करेगी, नींद दिलाएगी। तो जो हिप्नोसिस का शॉर्ट ड्यूरेशन है, मतलब कम ड्यूरेशन है, वो क्यों है? अब फॉर एग्जांपल आपने ड्रग दी और ब्लड फ्लो टू द ब्रेन ज़्यादा था, तो वो ड्रग गई ब्रेन की तरफ ड्रग गई, उसके बाद जो ब्लड है ना वो फ्लो हुआ कहाँ पे, दूसरे डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ, मतलब कि ब्लड जो है ना फ्लो हुआ। तो इससे क्या होगा, अगर जो ड्रग की कंसनट्रेशन है ना वो ब्लड से फिर बाहर आएगी। कैसे, आपको स्टेटमेंट देखें, द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ हिप्नोसिस प्रोड्यूस बाय IV बोलस ऑफ द प्रोपोफोल। जो प्रोपोफोल है ना वो हम लोग एज ए एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं, एज ए एनेस्थेटिक, जो कि मतलब आपको मतलब कामिंग सा, एक सेडेटिव सा मतलब कि इफ़ेक्ट दिखाए। तो एज ए एनेस्थीसिया हम लोग इसको यूज़ करते हैं कि वो अनकॉन्शियस कर दे आपको, और जो मसल है ना उसको रिलैक्स कर दे आपके। तो जो भी प्रोसीजर है ना, लाइक कोई प्रोसीजर कर रहे हैं आप, सर्जरी वगैरह, तो उसके लिए हम लोग एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो एनेस्थेटिक्स है ना वो शॉर्ट ड्यूरेशन एनेस्थेटिक भी होते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन एनेस्थेटिक्स भी होते हैं। तो जो एनेस्थेटिक्स है ना वो पहले ब्रेन की तरफ जाते हैं, मतलब डिपेंड्स कि कौन सा एनेस्थेटिक है, लोकल दे रहे हैं आप, सिस्टमिक दे रहे हैं, ये हो, तो ये एक एनेस्थीसिया है। अब प्रोपोफोल आपने IV बोलस में दिया है, हाई ब्लड फ्लो टूगेदर विद द हाई लिपिड लाइपोफिलिसिटी, मतलब एक तो ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ प्रोपोफोल का ज़्यादा है और दूसरा क्या है, लाइपोफिलिसिटी है, मतलब लाइपोफ लेके तो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर देगी। तो ये दोनों चीज़ें ना फेवरेबल हैं कि जो प्रोपोफोल है ना वो ब्रेन को क्रॉस करे। परमिट रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन इन CNS, मतलब ये क्या करेगी, रैपिडली CNS में जाएगी एंड प्रोड्यूस एनेस्थीसिया, और क्या होगा, एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेगी। अब सब्सिक्वेंट लोअर डिस्ट्रीब्यूशन टू, अब स्केलेटन मसल्स पे क्या होगी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, एडिपोज टिश्यूज़ में भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी लोअर। जैसे ये ना स्केलेटन मसल्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी ड्रग और एडिपोज टिश्यू। अब फॉर एग्जांपल जो आपने ड्रग दी वो कम्प्लीटली ब्रेन की तरफ तो नहीं जाएगी ना, वो कुछ ड्रग एडिपोज टिश्यूज़ की तरफ जाएगी, कुछ स्केलेटन मसल्स की तरफ जाएगी। जैसे ये ड्रग मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होगी ना बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे, क्या होगा, ब्लड में इसका जो अमाउंट है ना वो ब्लड में कम हो जाएगा, दूसरा CNS में जो इसका अमाउंट है ना वो कम हो जाएगा। और जैसे ही CNS और ब्लड में इसका अमाउंट कम होगा ना, ब्लड में कम हुआ तो CNS से वो ब्लड की तरफ जाएगी। तो क्या होगा, इससे जो हिप्नोसिस है ना वो कम हो जाएगी, मतलब जो एनेस्थेटिक इफेक्ट है ना वो इसका स्लो डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ड्रग आपने दी जिसने सेंट्रल जो CNS की तरफ गई, अब क्या हुआ, वो डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ भी जा रही है, तो इससे क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना टू द CNS वो क्या होगी, फिर वो ब्लड की तरफ आ जाएगी, क्योंकि ब्लड में इसका अमाउंट बहुत ही कम हो गया है। एडिपोज टिश्यू लोअर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन सो दैट द ड्रग डिफ्यूज आउट ऑफ CNS से बाहर आएगी, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड कॉन्शियसनेस इज रीगेन।
तो क्या होगा, फिर बंदा वो कॉन्शियस हो जाएगा। प्रोपोफॉल दिया, अनकॉन्शियस हुआ, जैसे ही ये जो ड्रग है ना वो पहले ब्रेन की तरफ गई तो बंदा अनकॉन्शियस हो गया। अब ये जो ड्रग है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हुई टू द एडिपोज टिश्यू, स्केलेटन, मसल, तो ब्लड में इसका अमाउंट कम हो गया है। अब सीएनएस में ज़्यादा है, तो हमें पता है जो ड्रग है ना मूव करती है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, तो सीएनएस से फिर वो मूव करेगी कहाँ पे, ब्लड की तरफ। जैसे ये ब्लड की तरफ मूव करेगी, सीएनएस में इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और जैसे ही सीएनएस में इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जो हिप्नोसिस थी ना वो क्या होगी, वो ख़त्म हो जाएगी और बंदा फिर से कॉन्शियस हो जाएगा। तो ये एक मतलब कि जो फैक्टर है ब्लड फ्लो, तो हमें देखना है अगर वो जल्दी मतलब सारे ऑर्गन पे उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो हाईली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक कंपार्टमेंट दूसरे तीसरे हाईली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है, जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ना अपने मेन टारगेट पे, उस पे वहाँ पे वो कम हो जाती है। तो ये एक ब्लड फ्लो फैक्टर है, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतनी ज़्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ पे ब्लड है, सही है, उससे ये जो ड्रग है ना आ रही टिश्यूज़ की तरफ। अब क्या होगा, हर टिश्यू में इसका सीएनएस में इसका ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुई, उसके बाद ये जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एडिपोज टिश्यूज़ में, एडिपोज की फिर स्केलेटन मसल्स में, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ब्लड में इसका अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। अब सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुई थी सीएनएस में, तो इसीलिए सीएनएस से फिर कहाँ जाएगी, ब्लड की तरफ जाएगी और फिर वो एलिमिनेट भी होगी। तो इससे क्या होगा, सीएनएस में इसका अमाउंट कम होगा तो सीएनएस पे इसका इफेक्ट भी कम होगा। अब हम लोग देखते हैं कैपिलरी परमिएबिलिटी। फॉर एग्जांपल एक ड्रग है ना, वो ब्लड के थ्रू इस टिश्यू में तो आ गई, मतलब सीएनएस में आ गई है ब्लड के थ्रू ये ड्रग। अब ये ना इसकी जो हमें पता है सीएनएस में जो कैपिलरीज है ना, वो सीएनएस में टाइट जंक्शन होते हैं जो कि बनाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। अब टाइट जंक्शन है तो क्या होगी, जो ड्रग है ना वो क्रॉस नहीं कर पाएगी, मतलब अगर स्मॉल पार्टिकल्स भी होंगे ना तो वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स तो है नहीं जो ये ड्रग क्रॉस करे। तो इसीलिए एक तो मतलब कि ब्लड फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा ड्रग लाइपोफिलिक भी होनी चाहिए। लाइपोफिलिक होगी तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर की जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो लिपिड इन नेचर है, तो उसमें सॉल्युबल होकर ये क्रॉस कर सकती है, या तो फिर इसको एक कैरियर नीड होगा जो कि इसको अंदर की तरफ लेके जाए। तो इसीलिए सिर्फ ब्लड फ्लो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कैपिलरीज भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग कैपिलरी की बात करते हैं, कैपिलरी परमिएबिलिटी। अगर हम लोग यहाँ पे दो एग्जांपल्स देखते हैं, एक है लिवर की, दूसरी है ब्रेन की। अगर हम लोग लिवर की बात करते हैं ना तो वो उसकी कैपिलरीज क्या है, लिवर की कैपिलरीज में ये जो गैप जंक्शन है, मतलब यहाँ पे गैप्स हैं, तो अगर ड्रग होगी ना तो इन गैप्स के थ्रू वो अंदर की तरफ आ सकती है, ड्रग बाहर भी जा सकती है और इन गैप्स से अंदर भी आ सकती है, सही है। अब ये है स्लाइड जंक्शन, स्लाइड जंक्शन है, ड्रग अंदर आ सकती है बाहर भी जा सकती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं ब्रेन की, तो हमें पता है यहाँ पे क्या है, टाइट जंक्शन है। टाइट जंक्शन की वजह से जो ड्रग है ना वो अंदर की तरफ नहीं आ सकती, तो इसीलिए हम लोग ए टाइट जंक्शन टू adjacent cells merge so that the cells are physically joined, cells physically joined and form a continue wall, एक continue wall बना देते हैं, that prevent many substance from the entering the brain। वो क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे कि सारे जो सब्सटेंसेज है ना वो ब्रेन की तरफ ना आए। अब ब्रेन की तरफ ये सब्सटेंसेज तो जाएंगे नहीं, तो अब कैपिलरी परमिएबिलिटी मतलब कुछ में क्या होंगी, ये गैप जंक्शन या स्लाइड जंक्शन होंगे और कुछ में टाइट जंक्शन होंगे। तो ब्लड जो ड्रग है ना वो कैसे क्रॉस करेगी इन जंक्शन को और कैसे इस ऑर्गन के अंदर जाएगी। तो चलें देखते हैं इसमें कैपिलरी परमिएबिलिटी। कैपिलरी परमिएबिलिटी डिटरमाइंड बाय कैपिलरी स्ट्रक्चर, के कैपिलरी का स्ट्रक्चर क्या है, उसके स्ट्रक्चर में गैप्स हैं या वो टाइट है, एंड बाय केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग, और ड्रग की केमिकल नेचर क्या है, मतलब वो लाइपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है, ये केमिकल नेचर होगी ड्रग की। कैपिलरी स्ट्रक्चर्स, एक कैपिलरी स्ट्रक्चर पे दूसरा केमिकल नेचर पे, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दोनों को डिफाइन करते हैं। कैपिलरी स्ट्रक्चर वेरी इन टर्म्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। कुछ की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिफरेंट जंक्शन होते हैं, हम लोग ने पहले जो वीडियो मतलब पिक में देखा था। बाय स्लाइड जंक्शन बिटवीन द एंडोथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल्स में क्या होते हैं, जो स्लाइड जंक्शन है ना वो होते हैं।
अब एंडोथेलियल सेल है और उसके अराउंड क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, जंक्शन होते हैं, तो अगर गैप जंक्शन है तो ड्रग क्रॉस कर देगी, अगर टाइट जंक्शन है तो ड्रग क्रॉस नहीं कर पाएगी, डिफ़िकल्ट है ड्रग के लिए। अगर हम लोग लिवर और स्प्लेन की बात करें, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एक्सपोज ड्यू टू द लार्ज डिसकंटिन्यू कैपिलरीज, मतलब वहाँ पे जो कैपिलरीज थी वो डिसकंटिन्यू थी, उसमें पोर्स थे, थ्रू विच लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स कैन पास, मतलब इससे क्या होगा, मतलब कि ड्रग भी पास हो सकती है और लार्ज जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है ना वो भी पास हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ब्रेन की बात करें, द कैपिलरी स्ट्रक्चर इज कंटिन्यू, जो कैपिलरी का स्ट्रक्चर है ना वो कंटिन्यू है, एंड देयर इज़ नो स्लाइड जंक्शन, और वहाँ पे कोई स्लाइड जंक्शन नहीं है। टू एंटर द ब्रेन, मतलब अगर ड्रग को ब्रेन के अंदर जाना है, ड्रग मस्ट बी पास थ्रू द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द, मतलब एंडोथेलियल सेल्स को क्रॉस करना पड़ेगा, ऑफ द एंडोथेलियल सेल ऑफ द CNS कैपिलरी, और बी एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, फिर वो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड हो सकती है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर कैरियर, मतलब एक कैरियर होता है जो कि लीवोडोपा को कैरी करता है टू द ब्रेन। तो या तो कैरियर चाहिए होगा, टाइट जंक्शन है नहीं जा सकता, या तो कैरियर जाएगा जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, और या तो क्या हो, वो लिपिड सॉल्युबल हो। बाय कॉन्ट्रास्ट, लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्रग रेडियली पेनिट्रेट द CNS बिकॉज दे डिजॉल्व इन द एंडोथेलियल सेल मेम्ब्रेन। एंडोथेलियल सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड इन नेचर है, तो ड्रग उसमें सॉल्युबल होकर क्रॉस कर सकती है। लेकिन अगर वो ड्रग आयोनाइज्ड है, हमें पता है आयोनाइज मतलब पोलर ड्रग है जो कि वाटर सॉल्युबल है, तो वो फेल हो जाएगी टू क्रॉस और एंटर द CNS। तो जो पोलर ड्रग होगी ना वो CNS में नहीं जाएगी, बिकॉज दे कांट पास थ्रू द एंडोथेलियल सेल मेम्ब्रेन। जो एंडोथेलियल सेल मेम्ब्रेन जो कि लिपिड इन नेचर है, तो उसको वो क्रॉस नहीं कर पाएगी। दैट हैव नो स्लाइड जंक्शन, और यहाँ पे स्लाइड जंक्शंस भी नहीं है। दीज क्लोजली जक्टापोज्ड सेल्स फॉर्म टाइट जंक्शन, और यहाँ पे क्या होते हैं, टाइट जंक्शन होते हैं जो कि बनाते हैं क्या, ब्लड ब्रेन बैरियर। और ब्लड ब्रेन बैरियर लाइपोफिलिक जो ड्रग्स होंगी ना, जो कि फेट सोल्युबल ड्रग्स हैं, उनको परमिट करेगा। लेकिन जो पोलर ड्रग्स होंगी जो कि हाइड्रोफोबिक हैं, हाइड्रोफिलिक हैं, तो उनको ये क्या करेगा, एंटर नहीं होने देगा। तो अगर कैपिलरीज की बात करें तो लिवर में लार्ज जो पार्टिकल्स है ना, लार्ज प्रोटीन्स है, वो भी पास कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे स्लाइड जंक्शन है। लेकिन अगर हम लोग ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के पास है टाइट जंक्शन। तो अगर ड्रग को ब्रेन को क्रॉस करना है, मतलब अगर हम लोग बोलते हैं ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो भी ज़्यादा है, सही है, ब्लड फ्लो तो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे है वो टाइट जंक्शन। तो अगर ब्लड से ड्रग टिश्यूज़ की तरफ, मतलब यहाँ तक तो आ गई CNS की तरफ, अब CNS के अंदर जाने के लिए उसको लिपिड सॉल्युबल होना पड़ेगा, मतलब लाइपोफिलिक ड्रग को होना पड़ेगा, तब भी वो जाके ब्रेन को क्रॉस करेगी और वहाँ पे जाके अपना इफेक्ट दिखाएगी। अब आ जाते हैं, ये समझा दिया। अब क्या, परमिएबिलिटी ऑफ अ ब्रेन कैपिलरी। अगर ब्रेन कैपिलरी की हम लोग परमिएबिलिटी देखें ना, तो जो चार्ज ड्रग है ना वो क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन अगर अंदर जाके वो फिर चार्ज हो जाती है तो इट्स ओके, फिर अब कोई मसला नहीं। अगर हम लोग लिपिड सॉल्युबल ड्रग देखें ना, तो वो अंदर भी जा सकती है, बाहर भी आ सकती है। और कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट, दूसरा क्या है, कैरियर चाहिए होता है जो कि उसको मीडिएट करे, उसको ट्रांसपोर्ट करे टू द सेल, इनटू द सेल। अब क्या है, बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड द टिश्यू। अगर हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन और टिश्यूज़ की, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमें पता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ब्लड प्लाज्मा से ड्रग इंटरस्टिशियम में जाएगी और वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट होना है, अब यहाँ पे है प्लाज्मा, ब्लड में, प्लाज्मा में अगर जो प्रोटीन्स है ना उससे ड्रग बाइंड है, तो वो ड्रग यहाँ आ सकती है, इंटरस्टिशियम में नहीं आएगी क्योंकि वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है। अगर प्लाज्मा प्रोटीन से ड्रग हाईली बाउंड होगी ना, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है, मतलब वो इतनी हाईली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी अगर उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा मतलब ब्लड प्रोटीन, ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन्स हैं और उससे ड्रग बाइंड है। रिवर्सिबली बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ द ड्रग इन एन अनडिफ्यूजेबल, नॉन डिफ्यूजेबल फॉर्म। मतलब अगर प्लाज्मा प्रोटीन से जो ड्रग बाउंड होगी ना वो डिफ्यूज़ नहीं होगी, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी,
लेकिन अगर प्लाज्मा प्रोटीन से ड्रग बाइंड नहीं है तो वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी और डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड भी होगी। एंड स्लो देयर ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द वेस्क्यूलर कंपार्टमेंट। अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है तो वो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्लो होगी टू द फ्रॉम द आउट ऑफ द वेस्क्यूलर कंपार्टमेंट। जो वेस्क्यूलर कंपार्टमेंट है उसको किसको बोल रहे हैं हम लोग, ब्लड को बोल रहे हैं। एल्ब्यूमिन इज़ द मेजर ड्रग बाइंडिंग प्रोटीन। एल्ब्यूमिन जो कि प्लाज्मा में वो क्या है, मेजर ड्रग बाइंडिंग प्रोटीन है। एंड मे एक्ट एज अ ड्रग रिजर्वायर, मतलब जो कि ड्रग को रिजर्व करेगा अपने पास। अब क्या होगा, पूरी ड्रग है ना वो प्लाज्मा से बाइंड नहीं होगी, कुछ ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होगी और कुछ फ्री ड्रग होगी। जो फ्री ड्रग होगी ना वो इंटरस्टिशियम की तरफ जाएगी, वो टिश्यूज़ की तरफ क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। और जो बाउंड होगी ना वो ब्लड में होगी। अब क्या होगा, टिश्यूज़ की तरफ जैसे ही ब्लड मतलब ड्रग गई, टिश्यू से बाइंड हुई और अपना इफेक्ट दिखाया, और जैसे ही टिश्यूज़ में इसकी कंसंट्रेशन लो होती है, फिर क्या होगी, प्लाज्मा प्रोटीन से जो बाउंड ड्रग है ना वो डिटैच्ड होगी, फिर वो डिफ्यूज़ होगी टू द टिश्यू। तो इससे क्या होगा, एक कांस्टेंट फ्रिक्शन होगा ड्रग का टिश्यूज़ की तरफ, जो कि अपना इफेक्ट दिखाएगा। ऐसे होता है ये। एज द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्री ड्रग डिक्रीज ड्यू टू एलिमिनेशन, जो कि एलिमिनेट हो गई, द बाउंड ड्रग डिसोसिएट फ्रॉम द प्रोटीन। फिर क्या होगा, बाउंड ड्रग डिसोसिएट होगी। दिस मेंटेन द फ्री ड्रग कंसंट्रेशन एज द कांस्टेंट फ्रिक्शन ऑफ द टोटल ड्रग इन अ प्लाज्मा। एक कांस्टेंट फ्रिक्शन है ना ड्रग का, वो प्लाज्मा में रहेगा। ये थी ड्रग बाउंड टू द प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा ब्लड में है, उसमें ड्रग बाउंड हुई है। अब देखते हैं बाइंडिंग टू द टिश्यू प्रोटीन, मतलब यहाँ से प्लाज्मा से गई इंटरस्टिशियम में, फिर ये टिश्यूज़ की तरफ गई, मतलब सेल्स और टिश्यूज़। अब वो टिश्यूज़ प्रोटीन पे ड्रग बाइंड हो जाती है, मतलब यहाँ पे टिश्यूज़ है, वहाँ पे ये ड्रग बाउंड हो गई। अगर जो ड्रग है ना वो टिश्यू प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाती है तो वहाँ पे जाके वो अक्यूमुलेट हो सकती है। अगर अक्यूमुलेट हो गई तो वहाँ पे क्या करेगी, वो उस टिश्यूज़ की टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। जैसे मोस्ट ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना ड्रग के, वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो ड्रग उस टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होती है और उन टिश्यूज़ के प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है। जैसे बाइंड होती है वहाँ पे ड्रग का हाई अमाउंट होता है, अक्यूमुलेट हो जाती है ड्रग और टॉक्सिसिटी कॉज करती है। कभी हम लोग बोलते हैं ना ये हेपाटिक टॉक्सिक ड्रग है। क्यों टॉक्सिक है, क्योंकि वहाँ पे जाके वो बाउंड होके वहाँ पे रुक जाती है ड्रग। मैनी ड्रग अक्यूमुलेट इन टिश्यू लीडिंग टू द हायर कंसंट्रेशन इन टिश्यूज़ में इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। देन एन एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से टिश्यूज़ की तरफ इसकी कंसंट्रेशन, मतलब सेल के अंदर ज़्यादा हो जाती है। एंड द ब्लड से और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ज़्यादा कंसंट्रेशन किस में होगी, टिश्यूज़ में होगी। ड्रग में अक्यूमुलेट क्या होगी, हो जाएगी। अब ड्रग अक्यूमुलेट हो गई, सही है, और अक्यूमुलेट होके क्या करेगी, रिजल्ट ऑफ बाइंडिंग, मतलब तो इससे क्या होगी, जैसे अक्यूमुलेट होगी और ये जो हमारे जो क्या कहते हैं, ये जो मतलब जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं वो उस पर जो प्रोटीन्स होती है ना, जो ड्रग यहाँ पे बाइंड हुई है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना, ड्रग में अक्यूमुलेट एज द रिजल्ट ऑफ बाइंडिंग टू द, किस से बाइंड हो सकती है, लिपिड से बाइंड हो सकती है, उस टिश्यू के प्रोटीन से बाइंड हो सकती है और न्यूक्लिक एसिड से बाइंड हो सकती है। ड्रग में ऑल्सो बी एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द टिश्यू रिजर्वायर्स, मतलब टिश्यू ने क्या किया, अब टिश्यू प्रोटीन से जैसे ही वो बाइंड हुई तो टिश्यूज़ को रिजर्वायर करेगा। मे सर्व एज अ मेजर सोर्स ऑफ अ ड्रग, मतलब वो क्या टिश्यूज़ पे रिजर्वायर हुई एंड इसका जो एक्शन है ना वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, मतलब वहाँ पे बहुत ही देर तक वो टिश्यूज़ में ड्रग रहेगी और जो उसका एक्शन है ना वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। एंड प्रोलॉन्ग इट्स एक्शन और कॉजिंग लोकल ड्रग टॉक्सिसिटी, और इससे क्या होगा, एक तो एक्शन ड्रग का बढ़ेगा क्योंकि ड्रग कहाँ पे है, टिश्यूज़ की तरफ है। ब्लड की तरफ होती तो वो एलिमिनेट हो जाती है, लेकिन वो टिश्यूज़ की तरफ है, वहाँ पे एलिमिनेशन नहीं हो रही उसकी, लेकिन उसकी अक्यूमुलेशन हो रही है और वहाँ से क्या करेगी, ड्रग टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एक्रोलिन क्या है, ये एक मेटाबोलाइट है साइक्लोफॉस्फेमाइड का। साइक्लोफॉस्फेमाइड एक एंटी कैंसरस ड्रग है जो कि मेटाबोलाइज होगी और कन्वर्ट होगी मेटाबोलाइट में, जो कि एक्रोलिन। और वो जो एक्रोलिन है ना वो क्या कॉज करता है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस। जो क्यों ये हेमरेजिक सिस्टाइटिस कॉज करेगा, क्योंकि इस मेटाबोलाइट की अक्यूमुलेशन हो जाती है ब्लैडर में, जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, अगर उस पर ये ड्रग अक्यूमुलेट हो जाएगी तो क्या करे, कॉज करती है सिस्टाइटिस। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा।
यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड से ड्रग कहाँ जाएगी, इंटरस्टिशियम की तरफ। इंटरस्टिशियम फिर सेल्स है यहाँ पे, अब सेल्स के अंदर जाएगी। अब हमें पता है जहाँ पे ज़्यादा सेल्स होंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, टिश्यूज़ होंगे। तो टिश्यूज़ के अंदर जब ये अक्यूमुलेट हो जाती है ना, तो इसका जो एक्शन है, मतलब ये ड्रग यहाँ टिश्यूज़ में आती है, जैसे ही ब्लड में इसका अमाउंट कम हुआ, अब ये टिश्यूज़ की तरफ फिर ब्लड में जाएगी। ब्लड से क्या होगा, किडनी की तरफ जाएगी, और किडनी से ये एलिमिनेट हो जाती है। मतलब ब्लड से ये लिवर की तरफ भी जा सकती है और किडनी की तरफ भी जाएगी। लिवर उसको मेटाबोलाइज करेगा, और उसके जो मेटाबोलाइट्स है ना, फिर लिवर से ब्लड की तरफ जाएंगे, फिर वो ब्लड जाएगा किडनी की तरफ, किडनी इसको प्योरीफाई करेगी और जो ड्रग है ना उसको एलिमिनेट करेगी। ये सारा प्रोसेस होता है। लेकिन अगर ड्रग टिश्यूज़ में ही अक्यूमुलेट हो जाएगी तो वो ब्लड में नहीं जाएगी, लिवर में नहीं जाएगी मेटाबोलाइज होने के लिए, और मेटाबोलाइज होने के लिए जब वो मेटाबोलाइज नहीं हुई तो एलिमिनेट भी नहीं होगी। तो इससे क्या होता है, ड्रग अक्यूमुलेट हो जाती है और वो टॉक्सिसिटी कॉज करती है। अब यहाँ पे जो दूसरी टर्म है ना, वो है लाइपोफिलिसिटी। अब लाइपोफिलिसिटी हमें पता है, ड्रग को अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो उसको लाइपोफिलिक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि लाइपोफिलिसिटी क्या है, और अगर ड्रग को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना है तब भी उसको लाइपोफिलिक होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इस ड्रग को। द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस इट्स एबिलिटी टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। लाइपोफिलिक ड्रग रेडिली मूव अक्रॉस मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। जो भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स है ना उसको क्रॉस कर सकती है लाइपोफिलिक ड्रग। दिस ड्रग डिजॉल्व इन लिपिड मेम्ब्रेन में डिजॉल्व होगी और पेनिट्रेट कर देगी इनटू द एंटायर सेल सरफेस, मतलब सेल सरफेस पे ये से पेनिट्रेट कर लेगी। द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइपोफिलिक ड्रग इज द ब्लड फ्लो टू दैट एरिया। मतलब अगर जो ड्रग है ना वो लाइपोफिलिक है, लेकिन वो जो ब्लड फ्लो है ना टू दैट एरिया जहाँ पे हमें इफेक्ट चाहिए वो कम है, तो ऑब्वियसली वो ड्रग वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कम होगी। लेकिन अगर ब्लड फ्लो भी ज़्यादा है और लाइपोफिलिक भी ड्रग है तो इससे क्या होगा, जो ड्रग का हाई अमाउंट है ना उस टिश्यूज़ की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन कॉन्ट्रास्ट हाइड्रोफोबिक जो ड्रग होगी ना वो रेडिली पेनिट्रेट नहीं करती सेल मेम्ब्रेन को, वो पास होती है स्लिट जंक्शन से, मतलब जो जंक्शन होते हैं ना, ये जो गैप्स होंगे उससे वो पास करती है। तो डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब ब्रेन पे क्या होते हैं, टाइट जंक्शन। तो अगर कोई लाइपोफिलिक ड्रग है वो ब्रेन की तरफ जा रही है तो वहाँ पे ब्लड फ्लो भी ज़्यादा है, और लाइपोफिलिक ड्रग है तो वो उसका इफेक्ट ज़्यादा CNS पे होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा यहाँ तक। अब आ जाती है सेकेंड टर्म जिसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम मतलब कितना फ्लूइड है, कितना फ्लूइड वॉल्यूम है जहाँ पे ये ड्रग है ना वो मतलब कि रिक्वायर्ड है, यहाँ वो कितना वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड ड्रग को कंटेन करता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग फ्लूइड वॉल्यूम देखें ना तो फ्लूइड क्या है, प्लाज्मा फ्लूइड है जो कि ब्लड में, इंटरस्टिशियल भी फ्लूइड है मतलब जो कि सेल एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड जिसको कहते हैं, और इंट्रासेलर फ्लूइड। ये तीन क्या है, फ्लूइड कंपार्टमेंट्स है। तो इन तीनों कंपार्टमेंट्स में हमारी जो ड्रग है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अब कितना वॉल्यूम है, मतलब फ्लूइड का कितना वॉल्यूम है जो कि ड्रग को कंटेन करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इतना वॉल्यूम जहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है। प्लाज्मा का इतना वॉल्यूम है जहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है। कुछ ड्रग्स होती हैं सिर्फ प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट होंगी जो कि मतलब एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रासेलर में फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी। तो हम लोग उस ड्रग का क्या देखेंगे, सिर्फ प्लाज्मा वॉल्यूम देखेंगे, मतलब जो फ्लूइड वॉल्यूम है ना प्लाज्मा का देखेंगे। और कुछ ड्रग्स प्लाज्मा में भी डिस्ट्रीब्यूट होती है और एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन इंट्रासेलर में नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लाज्मा फ्लूइड को प्लस करेंगे किसके साथ, एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड के साथ। तो उन दोनों का वॉल्यूम देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे इतना वॉल्यूम है जिसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और अगर ड्रग प्लाज्मा में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और इंट्रासेलर फ्लूइड में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब हाईली डिफ्यूजेबल है ड्रग, तो उसका जो वॉल्यूम होगा ना वो हम लोग इन तीनों का वॉल्यूम लेंगे, तीनों फ्लूइड का वॉल्यूम देंगे और फिर बताएंगे कि जो ड्रग है ना वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अपेरेंट वॉल्यूम हमें अपेयर होता है कि यहाँ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो उसको हम लोग अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड एज द फ्लूइड वॉल्यूम दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कंटेन द एंटायर ड्रग इन अ बॉडी। मतलब जो फ्लूइड वॉल्यूम है जिसमें हमारी जो एंटायर जो ड्रग है ना वो है एट द सेम कंसनट्रेशन मैयर इन द प्लाज्मा, उसी कंसनट्रेशन में जितनी कंसनट्रेशन में हम लोगों ने प्लाज्मा में इसको मैयर किया। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय
डिवाइडिंग द डोज, मतलब जिस डोज में हम लोगों ने दिया उसको डिवाइड करेंगे विद द इनिशियल कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, 0 टाइम पे, मतलब अभी टाइम नहीं हो, हम लोगों ने जस्ट ड्रग दिए और 0 टाइम पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी थी ड्रग की और कितना डोज हम लोगों ने दिया। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 10 mg दिया और अगर इनिशियली हम लोग देखें ना तो कोई भी ड्रग नहीं, हम लोगों ने 100 mg दिया और जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी ना उसकी 10 थी, तो हम लोग 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो हम लोग बोलेंगे जो इसका जो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो क्या होगा, 10 होगा। तो अल्टीमेटली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन बाय the apparent volume of distribution defined as the volume of fluid volume that is required to contain the entire drug in a body at the same time concentration measured in a plasma। मतलब प्लाज्मा में हम लोगों ने कंसंट्रेशन मेजर की कि कितनी है और उस पर फिर हम लोगों ने डोज दिया। अब डोज को देते हुए हमें कोई भी टाइम नहीं हुआ, 0 टाइम पे जो प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन थी वो और जो हम लोगों ने डोज दिया, अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड करते ना तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है ड्रग की मतलब द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिस वॉल्यूम में वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो अगर हम लोग अब देखते हैं अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ नो फिजियोलॉजिकल और फिजिकल बेसिस, मतलब इसकी कोई भी फिजियोलॉजिकल या फिजिकल बेसिस नहीं है। इट कैन बी यूजफुल टू कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग विद द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर कंपार्टमेंट इन अ, मतलब कि कितना वाटर कंपार्टमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कितना कंपार्टमेंट है, एक तो प्लाज्मा में भी वाटर है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी वाटर है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी वाटर है। तो इसमें हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि जो ड्रग है ना वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है, सही है, और कितना वाटर कंपार्टमेंट है हमारी बॉडी में, तो इसको हम लोग मतलब कंपेयर करते हैं। तो चलें आगे देखते हैं। आई होप आपको जो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझ आया होगा। अब जो है ना नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द वाटर कंपार्टमेंट इन अ बॉडी, मतलब कितने कंपार्टमेंट है जिसमें ये जो ड्रग है ना हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। वंस अ ड्रग एंटर्स द ब्लड, मतलब जैसे ही ड्रग ब्लड में आएगी, इट हैज़ अ पोटेंशियल टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू एनी वन ऑफ द 3 functionally distinct compartment of the body water and to become subsequented in a cellular site। मतलब अब क्या होगा, 3 कंपार्टमेंट है जो कि फंक्शनली जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है, वहाँ पे जो है ना वो जो बॉडी वाटर कंपार्टमेंट वहाँ पे ड्रग हमारी जाएगी, फिर क्या होगी वहाँ से वो सेलुलर साइट, मतलब जो सेल्स है ना उस साइट पे जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहला है प्लाज्मा कंपार्टमेंट। अगर हम लोग प्लाज्मा कंपार्टमेंट की बात करते हैं ना, अगर ड्रग का हाई मॉलिक्यूलर वेट है, सही है, एंड इज़ एक्सटेंसिवली प्रोटीन बाउंड, मतलब प्रोटीन बाउंड है, ये बहुत ही लार्ज है टू क्रॉस द साइट ऑफ द कैपिलरी, मतलब कैपिलरी को क्रॉस नहीं कर रही। ये कैपिलरी है ना, यहाँ पे ब्लड है, प्लाज्मा है। अब जो ड्रग है ना या तो प्रोटीन से बाउंड है या तो वो बहुत ही उसका जो है ना मॉलिक्यूलर वेट हाई है, तो क्या होगी वो कैपिलरी को, ये जो कैपिलरी है ना उसको क्रॉस नहीं करेगी और वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नहीं आएगी। इट्स टू लार्ज टू पास द स्लाइड जंक्शन ऑफ द कैपिलरी एंड थस इज इफेक्टिवली ट्रेप्ड विद इन द प्लाज्मा, मतलब जो वैस्कुलर कंपार्टमेंट ना ब्लड उसी में रहेगी। एज अ रिजल्ट इट हैज़ अ लो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, सिर्फ प्लाज्मा में ही डिस्ट्रीब्यूट हुई है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुई। दैट अप्रोक्सीमेटली द प्लाज्मा वॉल्यूम इज़ अबाउट 4 लीटर इन अ, मतलब अगर हम लोग 70 kg बंदे की बात करते हैं ना तो उसमें प्लाज्मा कितना लीटर्स होगा, 4 लीटर्स। तो ड्रग सिर्फ वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, दिस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन वो हेपरिन जो कि एंटीकोगुलेंट है वो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। अब हम लोग आ जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब ये जो प्लाज्मा से फिर आता है ना इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो वो ड्रग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैसे आएगी वो देखते हैं। अगर ड्रग उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ना वो कम है, तो हमें पता है वो स्लाइड जंक्शन जो कैपिलरीज है ना उसको क्रॉस करेगी और अनबाउंड है, प्रोटीन से बाउंड नहीं है, तो इन जंक्शन को क्रॉस करेगी और एक्स्ट्रा फ्लूइड में आ जाएगी। तो यही बात है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इफ़ द ड्रग इज़ ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट लो है और वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब लाइपोफिलिक होती तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करती, लेकिन वो हाइड्रोफिलिक
फ्लेके, तो वो क्या करेगी, स्लाइड जंक्शन है ना उसको पास करेगी। इट कैन पास थ्रू द एंडोथेलियल स्लाइड जंक्शन ऑफ द कैपिलरी इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो क्या आ जाएगी, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगी। हाउएवर हाइड्रोफिलिक ड्रग कांट मूव अक्रॉस द लिपिड मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। अब यहाँ पे होते हैं सेल्स, ये सिर्फ इंटरस्टिशियम में तो मतलब कि क्या हो गया, आ गई इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, लेकिन ये सेल के अंदर नहीं जा पाएगी। सही, ये बात हो रही है। टू एंटर द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में नहीं जा सकती। देयरफॉर दीज ड्रग डिस्ट्रीब्यूट इनटू द वॉल्यूम दैट इज सम ऑफ द प्लाज्मा, मतलब ये सिर्फ प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट हुई और किस में होगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अगर इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये है क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कि सेल के बाहर का फ्लूइड है। और ये क्या होता है, 20% ऑफ द बॉडी वेट, जो कि होगा 40 लीटर्स। अगर हम लोग 70 kg बंदे की बात करें ना, तो उसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो कितना है, 14 लीटर्स। तो क्या होगा, 14 लीटर्स में वो जो ड्रग है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होगी इस वॉल्यूम में। अब इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो कौन दिखाता है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, इस तरह की, वो मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। और अगर हेपरिन की बात करें तो वो सिर्फ प्लाज्मा में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड कैटेगरी, टोटल बॉडी वाटर। अगर हम लोग टोटल बॉडी वाटर की बात करते हैं तो मतलब प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब हम लोग को पता है कि लो मोलिकुलर वेट ड्रग है और वो लाइपोफिलिक है। अगर लो मोलिकुलर वेट ड्रग है तो वो क्या होगा, ब्लड से बाहर आएगी, ये है ब्लड कैपिलरी। अब लो मोलिकुलर वेट है और लाइपोफिलिक भी है, सही है। तो ये लो मोलिकुलर वेट ड्रग बाहर आएगी, इंटरस्टिशियम में जाएगी, इंटरस्टिशियम में आ गई ये ड्रग, सही है। अब यहाँ पे होते हैं सेल्स। अब ये ड्रग क्या है, लो मोलिकुलर वेट ड्रग थी तभी इंटरस्टिशियम में आ गई, और ये लाइपोफिलिक भी है, लाइपोफिलिक है तो वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन में जाएगी और अंदर की तरफ आ जाएगी। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा में भी हुई, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी हुई और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी हुई। तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो हाई होगा, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लूइड है जिस पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। If the drug is a low molecular weight and the lipophilicity, it can move into the interstitium, interstitium में जाएगी through the slight junction and also pass through the cell membrane, cell membrane को cross करेगी into the intracellular fluid. These drugs distribute into the volume of about 60% of the body weight, body weight का 60%, कितना वॉल्यूम होगा, 42 लीटर्स। मतलब कहाँ पे वो 14 और कहाँ पे ये 42 लीटर्स एन के जी, तो मतलब 42 लीटर्स। तो अगर इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें क्या होगा, इथेनॉल, मतलब इथेनॉल का जो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो हाई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर हम लोग इस तीनों की बात करते हैं तो जो पहली ड्रग थी ना वो हाई मोलिकुलर वेट ड्रग थी, हाई मोलिकुलर वेट थी तो वो क्या होगी, प्रोटीन से बाउंड होगी, तो वो क्या करेगी, इस कैपिलरी को क्रॉस नहीं कर रही, मतलब इस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रही, तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो सिर्फ प्लाज्मा में हुई, सही है, ये प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट हुई। और दूसरी ड्रग हम लोगों ने देखा लो मोलिकुलर वेट थी, लो मोलिकुलर वेट तो थी लेकिन हाइड्रोफिलिक थी, तो इसमें क्या होगा, लो मोलिकुलर वेट थी तो इस कैपिलरी को क्रॉस करके यहाँ पे आ गई ड्रग इंटरस्टिशियम में। अब क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती, तो क्या होगी, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड में नहीं जाएगी, ये सिर्फ प्लाज्मा में गई, ये प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गई लेकिन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में नहीं गई। लेकिन अगर इस ड्रग की बात करें तो ये लो मोलिकुलर वेट ड्रग है और क्या है, लाइपोफिलिक है, तो वो इंटरस्टिशियम में भी जाएगी और लाइपोफिलिक है तो सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल बॉडी कंपार्टमेंट 3 तरह के देखे, प्लाज्मा, इंटरस्टिशियम और देखा हम लोगों ने इंट्रासेलुलर। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोग अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना तो वो क्या होगा, वो वॉल्यूम जिसमें ये जो ड्रग है ना, मतलब द फ्लूइड दैट कंटेन द ड्रग, मतलब कितना फ्लूइड है जिसमें ये ड्रग कंटेन, मतलब कंटेन करती है ड्रग, तो उसको हम लोग अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। चलो देखते हैं। अ ड्रग रेयरली associates exclusively a drug rarely associate exclusively with only one compartment, मतलब इस बहुत ही कम ड्रग्स होती हैं जो कि सिर्फ एक वाटर कंपार्टमेंट में हो, जैसे प्लाज्मा की हम लोग बात करें। इंस्टीड द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ड्रग,
मतलब जैसे हेपरिन की हम लोगों ने देखी तो वो सिर्फ प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ऐसे बहुत ही रेयर ड्रग्स होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करती है इनटू द सेवरल कंपार्टमेंट, ऑफन अवेल्ड बाइंडिंग सेलुलर कंपोनेंट, मतलब सेलुलर कंपोनेंट्स पे बाउंड होती है। सेलुलर कंपोनेंट्स क्या हो गए? लिपिड्स। अगर हम लोग लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स क्या है? एडिपोसाइट्स, वो लिपिड सेल हैं तो वहाँ पे जाके बाउंड हो जाएंगी। या तो प्रोटीन्स, जो प्लाज्मा प्रोटीन जो कि प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन होता है, और सेल प्रोटीन जैसे रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे जाके बाउंड हो जाएंगी। या न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कहाँ होगा? सेल के अंदर, सही है। सेल न्यूक्लियाई, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लिक एसिड, तो वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएंगी। देयरफॉर द वॉल्यूम इनटू विच ड्रग डिस्ट्रीब्यूट, जिस वॉल्यूम में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसको हम लोग अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इट इज़ यूजफुल काइनेटिक पैरामीटर। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? फॉर कैलकुलेटिंग द लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग। लोडिंग डोज ऑफ द ड्रग क्या होता है? जो फर्स्ट डोज हम लोग देते हैं। फॉर एग्जांपल लोडिंग डोज है ना वो डिपेंड करता है कि कंडीशन पे कौन सी कंडीशन आ गई है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं मतलब अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने क्या देखा कि रेयरली ड्रग होती हैं जो कि एक मतलब कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो। मोस्टली जब जो ड्रग्स होती है ना वो डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, मतलब बहुत सारे बॉडी कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा या तो वो ड्रग लिपिड से बाउंड होंगी जो कि एडिपोसाइट्स थे, या तो वो ड्रग प्रोटीन से बाइंड होंगी, और वो प्रोटीन्स क्या होंगे? प्लाज्मा में होंगे तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स हो गए, और सेल प्रोटीन से बाइंड होंगी। या तो वो सेल के अंदर भी आ सकती हैं। अंदर क्या होगा? न्यूक्लिया जो कि न्यूक्लिक एसिड है। तो 3 तरह की चीज़ें थी जहाँ पे वो ड्रग बाउंड हो रही थी। एक तो लिपिड्स के साथ, दूसरा प्रोटीन के साथ, और तीसरा न्यूक्लिक एसिड जो कि सेल के अंदर है उसमें। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब है लोडिंग डोज। लोडिंग डोज की बात करते हैं ना हम लोग, तो लोडिंग डोज क्या होता है? हम लोग नॉर्मल कंडीशन में लोडिंग डोज नहीं देते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया है, सही है, अब उसको हम लोगों ने ना कोई ड्रग देनी है तो उसको हम लोग हाई अमाउंट में देते हैं, मतलब IV बोलस में देते हैं ड्रग को, कि वो जल्दी ब्लड में उस कंसंट्रेशन पे हो जिस पे वो इफ़ेक्टिव है। तो उसको हम लोग लोडिंग डोज कहते हैं। मतलब हम लोगों ने लोड की हाई कंसंट्रेशन ड्रग की जो कि इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन हो, कि वो इफ़ेक्ट दिखाए। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई इमरजेंसी केस हो गया, हार्ट अटैक हुआ है या एजमाटिक कंडीशंस हो गई, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? लोडिंग डोज देते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। अगर इमरजेंसी नहीं है तो उसमें हम लोग फिर लोडिंग डोज नहीं देते, हम लोग फिर आहिस्ते आहिस्ते उसको डोज देते हैं ताकि वो स्टडी स्टेट पे आ जाए। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ तक क्या किया? अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तक किया। अब हम लोग आ जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ VD। मतलब अब हम लोग है ना VD को कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर हम लोग VD मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करें तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? हम लोग उसे जो डोज हम लोगों ने दिया उसको डिवाइड करेंगे इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब क्या होता है, अगर मैं ओरली की बात करूँ ना, ओरली की बात करूँ तो यहाँ पे मैं ओरली मैंने एक ड्रग दी, सही है, और वो ब्लड में आई। तो अगर हम लोग ओरली रेजिमेन की बात करते हैं ना तो आप पहले एक ड्रग लेते हो, सही है, वो प्लाज्मा में आई, फिर हम लोग बोलते हैं 8 घंटे के बाद दूसरा देना। तो हम लोगों ने जो दूसरा डोज दिया है, दूसरा डोज देते हैं हम लोगों ने, पहले मैंने दिया 100 mg, सही है, 100 mg दिया, उसके बाद 8 घंटे के बाद मैंने दूसरा 100 mg देना है। तो उससे पहले मैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जो इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो चेक करूँगी कि इस प्लाज्मा में मेरी ड्रग की कंसंट्रेशन है क्या। फॉर एग्जांपल 10 mg है और मैंने 100 mg की ड्रग फिर दी है, तो अब क्या है? इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है? 10 mg है, सही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी कि जो डोज दिया ना, इनिशियल कंसंट्रेशन थी 10 mg और मैंने डोज कितना दिया है? 100 mg का। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 10 को डिवाइड कर दूंगी 100 से तो क्या होगा? 10। तो मेरा 10 क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमिन करते हैं, मतलब जो डोज दिया उसको हम लोग डिवाइड करेंगे इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब डोज देने से पहले प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है। द फैक्ट दैट ड्रग क्लियरेंस इज़ यूजुअली अ फर्स्ट ऑर्डर फॉलोइंग कैलकुलेशंस ऑफ द। अब हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, मतलब 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, 2 तरह के ऑर्डर्स होते हैं जिसमें जो ड्रग है ना वो क्लियर होती है। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगी क्लियरेंस पे, जहाँ पे मैं फ़र्स्ट ऑर्डर और जो 0 ऑर्डर प्रोसेस है ना उसको डिफ़ाइन करूँगी, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस मतलब मोस्ट ऑफ द ड्रग है ना वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं फॉर द क्लियरेंस। तो इसके लिए हमें
मतलब ये हमें अलाउ करता है कि हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करें। फर्स्ट ऑर्डर मीन्स एक कांस्टेंट फ्रिक्शन होता है, मतलब ड्रग का एक कांस्टेंट फ्रिक्शन है ना, वो एलिमिनेट होता है पर यूनिट टाइम पे। अब ये कांस्टेंट फ्रिक्शन क्या है तो वो मैं आपको समझाऊंगी, मतलब एक कांस्टेंट परसेंटेज होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूँ ना, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, जो मेरी टोटल मतलब हाफ लाइफ होती है ना, तो वो क्या होती है, मैंने ड्रग 100 mg दी, तो उसकी हाफ लाइफ क्या होगी 50 mg। तो ये हाफ लाइफ है ना, वो कैसी होगी, मतलब हाफ लाइफ पे क्या होगा, जो ड्रग है ना वो अपने कंसंट्रेशन से हाफ में हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ 50% होगी। अब ये 50% अगर हाफ में होगी तो वो 25% में होगी। तो यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन देखें ना तो वो कांस्टेंट होगा, जो ड्रग एलिमिनेट हो रही है ना उसका फ्रिक्शन क्या है, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, वो हाफ हो जाएगी उसके। दिस प्रोसेस कैन बी मोस्ट ईजीली एनालाइज बाय प्लॉटिंग द लॉग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। मतलब लॉग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का लॉग लूँगी और यहाँ पे मैं टाइम लिखूँगी। तो यहाँ पे टाइम लिखूँगी, मतलब 10 मिनट में इतनी ड्रग मतलब कंसंट्रेशन उसका लॉग लूँगी, इतनी थी, और 20 मिनट के बाद इतनी हुई। तो मतलब ये सारा लॉग अगर मैं ये प्लॉट करूँगी ना तो उससे मुझे मिल जाएगा। कैन बी एक्स्ट्रापोलेट, मतलब उसको एक्स्ट्रापोलेट भी कर सकती हूँ आगे जाके, टू द टाइम ज़ीरो ऑन द वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन है और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे टाइम, टू डिटरमाइन इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन विच इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट वुड बी अचीव्ड इफ द डिस्ट्रीब्यूशन फेज इज हैड अकर्ड इंस्टेंटली। मतलब ये क्यों हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी हो गई, मतलब जैसे ही हम लोगों ने ड्रग दी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जैसे हम लोग IV में देते हैं। दिस अलो कैलकुलेशन, मतलब ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो डोज तो हमें पता है, लेकिन प्लाज्मा कंसंट्रेशन कैसे हमें मिलेगी, तो यहाँ पे है एक ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, मैंने एक ग्राफ बनाया, यहाँ पे लॉग लिया कंसंट्रेशन का, सही है। तो अगर मैं देखती हूँ 10 मिनट के बाद मेरे पास इतनी कंसंट्रेशन है, 20 मिनट के बाद मेरी इतनी कंसंट्रेशन है, मतलब मैं ये पूरा ग्राफ प्लॉट करूँगी। अब मेरे पास ज़ीरो टाइम पे, यहाँ पे ज़ीरो टाइम, तो ज़ीरो टाइम पे कितनी ड्रग की कंसंट्रेशन है जिसको हम लोग मतलब कि इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन कहते हैं, वो कैसे पता चलेगी, मैं एक्स्ट्रापोलेट करूँगी, मतलब ज़ीरो की तरफ इसको एक्स्ट्रापोलेट करूँगी। एक्स्ट्रापोलेट का मेथड होता है जो उसमें आप ग्राफ यूज़ करके उस ड्रग मतलब कि उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तो आपको कंसंट्रेशन उस पर उसकी पता चल जाती है कि ज़ीरो टाइम पे ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में कितनी थी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ़ 10 mg ऑफ द ड्रग इज़ इंजेक्टेड, आपने 10 mg ड्रग इंजेक्ट की इनटू द पेशेंट एंड द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, आपने जैसे एक्स्ट्रापोलेट किया ना ज़ीरो टाइम पे, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन थी 1 mg। तो क्या करेंगे, आपने 10 को मतलब डोज आपने दिया 10 और 10 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा आपको 10 मिलेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं इफेक्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द ड्रग हाफ लाइफ। अगर आपको ये जानना है तो अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे बॉडी कंपार्टमेंट से, मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाई है, तो उसकी जो हाफ लाइफ है ना वो भी बढ़ जाएगी। मतलब जो ड्रग है ना वो 10 घंटे के बाद एलिमिनेट हो रही थी, तो अगर उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई है, सही है, अब 10 मतलब कि इसका 20 वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना ड्रग का हाई होगा, तो जो टाइम रिक्वायर्ड होगा ना फॉर द हाफ, मतलब जो हाफ लाइफ होगी ना वो भी बढ़ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो हाफ लाइफ भी बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, जो ड्यूरेशन है ना ड्रग का वो भी बढ़ेगा। ड्यूरेशन मतलब जितनी देर तक बॉडी में आपकी ड्रग ज़्यादा रहेगी उतना ही मतलब ड्यूरेशन उसका बढ़ेगा। हम लोग बोलेंगे कि इतनी मतलब कि इस ड्रग की ड्यूरेशन 3 वीक्स है, क्यों, क्योंकि वो हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी हाफ़ लाइफ क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। मतलब ये इसकी हाफ़ लाइफ एक दिन भी हो सकती है, 2 दिन की भी हो सकती है। कुछ ड्रग की हाफ़ लाइफ क्या होती है, 2 घंटे की होती है, वो जल्दी एलिमिनेट हो जाती है, उसकी ड्यूरेशन का क्या होगा, कम होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। फिर हम लोगों को 2 घंटे के बाद वो ड्रग लेनी होती है। लेकिन अगर जो ड्रग हाईली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, तो उसकी जो हाफ़ लाइफ है ना वो ज़्यादा होगी और उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, तो हमें जो डोज है ना सेकेंड डोज वो इतना इमीडिएटली नहीं लेना होगा। मतलब एक दिन में एक लिया तो दूसरे दिन में दूसरा ले लिया।
इफेक्ट ऑफ VD ऑन द ड्रग हाफ लाइफ। तो हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। अब हाफ लाइफ क्या होती है ड्रग की? हाफ लाइफ क्या होती है? जिसमें इनिशियल कंसनट्रेशन से ड्रग अपने 50% पे, मतलब 50% ऑफ द इनिशियल कंसनट्रेशन है ना ड्रग की, वो एलिमिनेट हो जाए, सही है, बॉडी से। मतलब आपने 100 mg ली तो ऑब्वियसली 100 mg आपकी मतलब कि ब्लड में नहीं आती। फॉर सपोज़ वो 70 mg आ गई, तो 70 का हाफ अगर आपके ब्लड में हो जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। लेकिन अगर आपने इंट्रावीनियसली ड्रग दी है, 100 mg है, सही है, इंट्रावीनियस वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हुई, तो उस 100 का 50 हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हाफ लाइफ है। जितने टाइम में ये हाफ में कन्वर्ट हुई ना, उसको हम लोग इसका हाफ लाइफ बोलेंगे। बिकॉज ड्रग एलिमिनेशन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ड्रग डिलीवर टू द लिवर एंड द किडनी। कितना अमाउंट लिवर और किडनी में ड्रग का गया है, एलिमिनेशन उस पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ड्रग मेटाबोलाइज होगी, उसके बाद एलिमिनेट होगी थ्रू द किडनी। तो अगर हाई अमाउंट में ड्रग लिवर और किडनी की तरफ जा रही है तो उसकी एलिमिनेशन ज़्यादा होगी। और अदर ऑर्गन वेयर मेटाबॉलिज्म अकर per unit time. Delivery of the drug to the organ of elimination depend not only on the blood flow. Blood flow पे सिर्फ डिपेंड नहीं करेगा, but also on the friction of drug in a plasma. प्लाज्मा में ड्रग कितनी है? If the drug is a larger volume of distribution, most of the drug in a extra plasmic space. मतलब प्लाज्मा में ड्रग अभी नहीं है, अब ये क्या है? इंटरस्टिशियम में ड्रग है, तो सही है, उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो लार्ज है एंड इज़ अनअवेलेबल टू मतलब एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स है ना, वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है। ब्लड में होगी तो वहाँ पे जाएगी ना। अब तो ये तो है ही इंटरस्टिशियल एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड, मतलब वो इंटरस्टिशियम में या तो इंट्रासेलर फ्लूइड में। प्लाज्मा में ड्रग नहीं है, तो जब प्लाज्मा में ड्रग नहीं होगी तो लिवर के पास नहीं जाएगी, लिवर उसको मेटाबोलाइज नहीं करेगा। अब लिवर में नहीं जा रही तो वो किडनी की तरफ नहीं जाएगी, सही है, तो किडनी से वो एलिमिनेट नहीं होगी। अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग हुई तो उसके साथ ये सब होगा। देयरफॉर एनी फैक्टर दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन इंक्रीज द हाफ लाइफ। जैसे ही वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का इंक्रीज होता है तो हाफ लाइफ भी इंक्रीज होगी, मतलब टाइम टू एक्सक्रीट द हाफ ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन, वो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? एक्सटेंड होगा ड्यूरेशन, मतलब उस ड्रग की जो ड्यूरेशन है, मतलब टाइम पीरियड है, वो बढ़ जाएगा। एन एक्सेप्शनल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट ऑफ द ड्रग इन सम टिश्यू। मतलब इसका मतलब है अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज है तो वो जो ड्रग है ना वो टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो रही है या टिश्यूज़ में, तो हम लोग मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इसलिए भी चेक करते हैं कि पता चले कि इसका जो टिश्यू है ना उसमें कितनी एक्यूमुलेट हो रही है। तो जो नेक्स्ट डोज है ना वो हमें कितना देना है भी या नहीं देना है, मतलब टॉक्सिसिटी ना हो जाए। तो इसीलिए जैसे ही वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा हाफ लाइफ बढ़ेगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे प्लाज्मा ब्लड है, सही है, और यहाँ पे इंटरस्टिशियल है। अब मैं बोलती हूँ जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो हाई है, तो जो ड्रग होगी वो प्लाज्मा में नहीं होगी, टिश्यूज़ की तरफ होगी, सही है। अब प्लाज्मा क्या है? ब्लड है, सही है। हमें पता है जो ड्रग है ना ब्लड से जाएगी लिवर में, लिवर ड्रग को कन्वर्ट करता है मेटाबोलाइट्स में, और वो मेटाबोलाइट्स फिर क्या होते हैं? एलिमिनेट होते हैं। एलिमिनेट मतलब बॉडी से बाहर निकलेंगे थ्रू द किडनी, ये प्रोसेस होता है। अब ड्रग प्लाज्मा में है ही नहीं, लिवर के पास जाएगी नहीं, मेटाबोलाइज होगी नहीं, और किडनी की तरफ जाएगी नहीं, किडनी की तरफ फिर एलिमिनेट होगी नहीं, तो ये सारा प्रोसेस ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जो ड्रग होगी ना वो कहाँ पे होगी? टिश्यूज़ की तरफ। तो इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा, हाफ लाइफ हाई होगी, मतलब टाइम टू रिड्यूस टू इट्स हाफ, वो ज़्यादा लगेगा टाइम। मतलब जो 2 घंटे में हो रही थी अब वो 4 घंटे में हो रही है, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा तो हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, हाफ लाइफ बढ़ जाएगी तो जो ड्यूरेशन है ना वो बढ़ जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चारों एक दूसरे से। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं इसी में, मतलब ये जो हम लोगों ने किया ना, अब इसी के ग्राफ देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको मतलब लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, ये है प्लाज्मा कंसंट्रेशन और यहाँ पे टाइम, एक मतलब कि हम लोग प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पे एक ओरल और दूसरा है आईवी, सॉरी ये ओरल आईवी नहीं, एक्स्ट्रापोलेशन दिखाया गई है। अगर हम लोग देखते हैं, अगर आपने आईवी बोलस दिया है तो वो डायरेक्टली किस में आएगा? ब्लड में आएगा। ब्लड में आएगा जो इनिशियल, हमें पता है आईवी जो हम लोग देते हैं ना, इनिशियल फेज़ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का।
तो ये था, यहाँ से ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये जो ग्राफ है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, और ये जो यहाँ से गिर रहा है ना ये एलिमिनेशन शो कर रहा है। अगर हम लोग देखें ना तो ये यहाँ तक ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ मतलब जैसे ही ड्रग ब्लड में आई डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया ऑर्गन की तरफ। और ये अगर हम लोग फेज़ देखते हैं तो ये क्या है, एलिमिनेशन फेज़। मोस्ट ऑफ द ड्रग शो इन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन विद द टाइम ड्यूरिंग द एलिमिनेशन फेज़। हमें पता है कि जैसे टाइम ज़्यादा पास होता है तो उससे क्या होता है, ड्रग है ना हमारी बॉडी में कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एलिमिनेट हो रही है। समझ आए? अब क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मैंने बात की थी एक्स्ट्रापोलेशन की, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रापोलेट किया गया है। एक्स्ट्रापोलेशन टू द टाइम ज़ीरो गिव द, अब हम लोग एक्स्ट्रापोलेट क्यों करें, क्योंकि हम लोग को C नोट चाहिए, मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो चाहिए। द हाइपोथेटिकली ड्रग कंसंट्रेशन प्रिडिक्टेड इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन हैड बीन अचीव इंस्टेंटली, मतलब जैसे ही हम लोगों ने ड्रग दी और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जैसे इसमें दिखा रहे हैं, ड्रग दी और यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो यहाँ से हम लोग है ना एक्स्ट्रापोलेट करेंगे डेटा को। जैसे ही डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे ना तो हम लोग के C नोट है ना वहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। द हाफ लाइफ, द टाइम इट टेक टू रिड्यूस द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन बाय हाफ इज़ इक्वल टू द दिस वन। तो ये मैं हाफ लाइफ आपको आगे समझाऊंगी क्या है। तो ये था आज का लेक्चर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन देखी, टोटल बॉडी कंपार्टमेंट जिसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी ना उसका इफेक्ट हाफ लाइफ पे क्या होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, मतलब जो कैपिलरी परमिएबिलिटी पे डिपेंड करेगी, लाइपोफिलिसिटी पे, ब्लड फ्लो पे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में देखी। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।